हेलो फ्रेंड्स। फिर एक बार मैथ्स के सेशन में हम आगे बढ़ते हुए आज हम चैप्टर का शुरुआत करते हैं। टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ टॉपिक असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। दिस इज अ चैप्टर of your maths part 2, and this topic is under management mathematics. As we had discussed, सिलेबस हमने डिस्कशन में लिया था, तभी भी मैंने बताया था दिस इज अ काइंड ऑफ टॉपिक where industry, commerce, business related aspects are covered. Moreover, management and other things related to production, related to business, it is effectively used. Student, OR, that is operation research, ये एक पर्टिकुलर टाइप का ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट है जिसका एक टॉपिक है। स्टूडेंट्स, यहाँ चैप्टर में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज असाइनमेंट एंड सेकंड इज सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग इज द सेकंड पार्ट, हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। लेट अस फर्स्ट बिगिन विथ असाइनमेंट। स्टूडेंट्स, असाइनमेंट means to assign. Assign means to give. कॉलेज में आपको अलग अलग सब्जेक्ट में असाइनमेंट मिलते हैं। टू कंप्लीट दोज असाइनमेंट आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि यू टू सबमिट टिल दिस मच पीरियड, और आप उसको उससे पहले भी करके देते हैं या उस समय तक करके देते हैं। इट इज अप टू यू, बट दैट असाइनमेंट इज अ काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव टू परफॉर्म। भाई साहब, कोई भी काम करने के लिए कुछ समय लगता है। We need some time to perform a particular work. कोई भी इंसान हो, अपने अपने हिसाब से समय लेना पड़ता है काम को कंप्लीट करने के लिए। Any work, or you can say any task, any assignment, we have to complete, and for that we need specific time. Students, assignment problem जिसके अंदर हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब टू गेट बेस्ट आंसर। टू गेट बेस्ट आंसर, ऑप्टिमाइजेशन मतलब बेस्ट। स्टूडेंट्स, हम एक उदाहरण लेते हैं।
खास तौर पे हम बिजनेस का ही एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। देखो, ये आज की तारीख में लॉकडाउन चल रहा है, काफी बिजनेस के एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। उसी एक प्रकार का मैं एग्जाम्पल लेता हूं। कंपनी का नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, और भाई साहब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जैसे लोग वहां पे जॉब करते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, तरह तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयज हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ टाइम जरूरी होता है। उन लोगों को जितना टाइम स्पेंड करना पड़े, दैट इज नीडेड, दैट इज एसेंशियल, रिक्वायर्ड। तो ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं। समझ लीजिए हमारे पास तीन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए है, S1, S2 एंड S3। एंड स्टूडेंट्स, टू make this software we have employees, that is there are three employees, employee A, B and C. Now students, we need to provide them the software to make. हमारे पास तीन तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो हमें बनाने हैं, और तीन एम्प्लॉयज हैं। कंडीशन यह है कि भाई हर एक एम्प्लॉय कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाएगा, और उस प्रकार से तीन सॉफ्टवेयर तीन एम्प्लॉय को करने को हम दे देंगे। तो साथ में एक साथ काम चलेगा। भाई साहब तीनों एम्प्लॉयज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तीनों को हर तरह के सॉफ्टवेयर बनाने आते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। मगर एक बात है, सभी को अपने अपने हिसाब से टाइम लगता है। कोई थोड़ा जल्दी बना लेगा, या तो किसी को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, डिपेंड करता है ये। बट तीनों लोग इस इंडस्ट्री के हैं, सभी को सभी तरह का काम आता है। आई कैन गिव एनी सॉफ्टवेयर टू एनी वर्कर, बट आई विल गिव दैट सॉफ्टवेयर टू दैट वर्कर कि जो कम समय में मुझे काम करके दे सकता है। आप समझते हैं कि जैसे कम समय में काम कर लेंगे तो बाकी जो बचा हुआ समय है उसमें हम उसको दूसरा काम दे सकते हैं। मतलब समय का हम ऑप्टिमम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्टिमम, यहाँ मैंने शब्द डिस्कस किया था, दैट इज बेस्ट। तो एम्प्लॉय का काम करने का ड्यूरेशन उतना ही है, लेकिन उस काम करने के समय में उसको हम ऐसा काम दें जो वो फटाफट कंप्लीट कर सकता है।
तो बचे हुए समय में हम उसको दूसरा काम दे सकते हैं, मतलब हम उसके ही समय में ज्यादा काम लेने की सोच रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ कि भाई 3 सॉफ्टवेयर हैं और यहाँ हमारे पास उसको बनाने के लिए 3 एम्प्लॉय हैं और तीनों एम्प्लॉय को हर तरह का सॉफ्टवेयर बनाने को आता है। लेट अस टेक सॉफ्टवेयर टू बी मेड इन नंबर ऑफ डेज। तो कि ए एम्प्लॉय ये तीनों सॉफ्टवेयर बना सकता है, तो कि भाई पहला सॉफ्टवेयर उसको 7 घंटा लगेगा, दूसरे सॉफ्टवेयर बनाने को 5 घंटा लगेगा और तीसरे सॉफ्टवेयर बनाने को उसको 9 घंटा लगेगा। अब तक मैंने किसी को सॉफ्टवेयर बनाने को दिया नहीं है, ये मैं उसके पास से इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है कि कौन से सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन सा एम्प्लॉय कितना समय ले सकता है। तो मैं समझ के जो कम समय में बना सकता है उसको मैं वो सॉफ्टवेयर दे दूं, तो मेरा टाइम भी कम इस्तेमाल हो और मेरा सॉफ्टवेयर बन के रेडी भी हो जाए। तो हमारे जो कंपनी के जो क्लाइंट है उसको मैं तुरंत जल्दी से जल्दी उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्यों भाई, एक बार रेडी हो जाएगा तो फिर हम आगे उसको, जो क्लाइंट है उसको मैं ये सॉफ्टवेयर उसको बेच सकता हूँ ना। सो हियर देयर इज अ डेटा, second B employee is taking 4 days, 3 days and 2 days respectively for 3 softwares, and C employee takes 5 days, 6 days and 8 days respectively. Student, one can recognize that first software, second software and third software for employee A, if you notice, तो कम समय जिसको ले रहा है वो एम्प्लॉय ए, तो कि वो सर सेकंड सॉफ्टवेयर उसको दे दो, वो 5 दिन में बना सकता है और हमारे लिए वो फायदा है, क्योंकि बाकी के दोनों एम्प्लॉयज उससे ज्यादा समय ले रहे हैं, एक 7 दिन ले रहा है और एक 9 दिन ले रहा है, तो ज्यादा समय लगा देगा। तो भाई ये 5 दिन जो यूज करके बना सकता है, तो भाई उसको दिया जाए ये सॉफ्टवेयर। लेट अस असाइन सॉफ्टवेयर ए जो 5 दिन लगाएगा। तो ए एम्प्लॉय को मैंने काम असाइन कर दिया है, ये हो गया असाइनमेंट। टू गिव द वर्क so that the work can be completed in minimum time, that is we call it as optimum technique। और कम से कम समय में हम काम जो ले सकते हैं, तो सीधी बात है हमारा बेनिफिट है, प्रॉफिट है, बिजनेस का एक प्रकार से फायदा है। फाइन। बी एम्प्लॉय आप देखो, तो उसको कौन सा सॉफ्टवेयर हम देंगे, तो कि भाई वो तीनों में से दूसरा तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरा तो मैंने पहले ही ए को दे दिया है। तो भाई साहब तीसरा सॉफ्टवेयर देखो सबसे कम समय में बना रहा है, क्योंकि तीसरे सॉफ्टवेयर को बाकी दोनों सॉफ्टवेयर के लिए ज्यादा समय लगा रहा है वो, तो ये सॉफ्टवेयर कम समय में बना पा रहा है, दे दो उसको। तो अभी बचा क्या, तो बी को मिल गया है सॉफ्टवेयर नंबर थर्ड, वो अभी 2 दिन में करेगा, क्योंकि बाकी के लोग उससे ज्यादा दिन लगा रहे हैं, नॉट एडवाइजेबल। और रहा एम्प्लॉय सी,
भाई साहब फर्स्ट सॉफ्टवेयर बाकी है, बचा हुआ है, वो ही दे देंगे हम, क्योंकि और दो सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी दूसरे एम्प्लॉयज को हम दे चुके हैं। बचा है लास्ट सॉफ्टवेयर जो बनाने के लिए, वो सी, वो भी तीसरे लास्ट एम्प्लॉय को हम दे देंगे, असाइन कर देंगे। सी एम्प्लॉय विल असाइन software number 1 for which he take 5 days, and in all, if you see all these three softwares to make by all these three employees in 12 days. स्टूडेंट्स अभी मेरा प्रश्न ये है, ये जो मैंने रैंडमली आपको डिस्कस करके जो आंसर 12 आवर्स या 12 डेज लेके आया मैंने, इससे कम दिन का आप कोई आंसर लेके आ सकते हो क्या? तो क्या आप देखो सॉफ्टवेयर वाइज भी जाएंगे तो पहला सॉफ्टवेयर को आप समझ लीजिए बी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाइज आप देखो कि बी एम्प्लॉय 4 दिन लगा रहा है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर के लिए कम से कम दिन कौन लगा रहा है? तो कि बी एम्प्लॉय। उसके बाद सॉफ्टवेयर नंबर 2 कम दिन लगा रहा है बी, देखो, लेकिन बी को तो ऑलरेडी हमने दे चुका है। तो फिर कौन आता है कम से कम वाला? क्योंकि ये एम्प्लॉय ए। और फिर लास्ट सॉफ्टवेयर जो बचा है वो हम देंगे सी को। तो आप उस तरह से भी जाते हो तो आपका किस तरह से नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन आता है? क्योंकि ए एम्प्लॉइज विल बी गिवन सॉफ्टवेयर नंबर 1 फॉर 4 days, software number 2 for 5 days, B employee will have S1 software number first for 4 days, and C employee will have software number third, that is 8 days. This is 17 days. If you see the total, it is 17 days. तो बताइए कि 12 दिन में काम होना टोटल ओवरऑल वो अच्छा है या 17 दिन लगना चाहिए? अब आप अलग अलग ढंग से और जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं आप चेक कर लो, टोटल देख लो, नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। मिनिमम टू मिनिमम दिस 12 डेज यू विल हैव। इससे कम समय में आप ये 3 सॉफ्टवेयर का काम कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे वो हो भी नहीं पाएगा, बिकॉज 12 इज द लीस्ट। तो हमारा एंगल यहाँ ये है कि जो फैक्टर हमने यहाँ एग्जाम्पल में कंसिडर किया, विच इज वी कॉल टाइम फैक्टर, दिस टाइम फैक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम को, एम्प्लॉय के टाइम को हम मनीटरी कंसिडर कर रहे हैं एज अ सैलरी, और इनको जो 12 दिन में ये 3 सॉफ्टवेयर हम कंप्लीट करवा रहे हैं तो उस पीरियड का ही हमको उसको सैलरी देना पड़ेगा। जो 17 दिन में हम वो काम करवा रहे हैं उससे, तो उसका सैलरी 12 दिन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो वही 3 काम आप 17 दिन में कराओगे या 12 दिन में कराओगे? तो सीधी बात है सर, 12 दिन में कराएंगे सर। और 3 काम, वही 3 काम होने वाले हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन द टारगेट विच आई एम गोइंग टू कवर। जो कंप्लीट हो रहा है मेरा काम, यहाँ पे भी वही 3 सॉफ्टवेयर बन रहे हैं और यहाँ पे भी वही 3 सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, बट द ओवरऑल टाइम टेकन इन दिस ऑप्शन is optimum, and hence it is beneficial for business. अब ये जो मैंने एग्जांपल क्रिएट किया आपके सामने, ये सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन आपके सामने रखा, 3 एम्प्लॉय का अजम्पशन लिया, इसमें मैंने रैंडमली एक वैल्यू को असाइन करके लिया है। मुझे मालूम नहीं है पहले से कि मेरा जो टोटल आंसर 12 डेज आने वाला है वो ऑप्टिमम ही होगा, ऑप्टिमम वैल्यू।
बेस्ट वैल्यू ही होगा। आई डोंट नो, मैंने दूसरा ऑप्शन भी चेक करके देखा, शायद हो सकता है 12 दिन से मेरा आंसर कम आए, लेकिन वो ज्यादा आ गया, देखो 17 दिन आ गया। तो ये तो सर ऐसा हो गया कि आप यहाँ ट्रायल एंड एरर करते हुए चेक कर रहे हो कि आपका आंसर किस ऑप्शन में कम आ रहा है। दिस इज नॉट अ मेथड, बट एक प्रैक्टिकल अप्रोच इस चैप्टर का क्या है ये समझाने के लिए मैंने इस तरह से रैंडमली आपके सामने एग्जाम्पल और ये जो मैंने मेथड बताया कि इस असाइनमेंट टॉपिक में हमें करना क्या है, टू bring minimum answer in terms of time, in terms of cost। भाई साहब बिजनेस में ये सब चीज को मिनिमाइज करने को सोचते हैं मैनेजर्स, मैनेजमेंट ऑलवेज थिंक टू गेट वर्क डन in minimum time, in minimum cost, in minimum use of the resources। क्योंकि भाई बचेगा तो उनका ही फायदा है ना। वो ज्यादा समय लगा के काम करेंगे तो उन लोग को तो एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह देना ही है, ज्यादा खर्चा करके काम कराएंगे तो उसका तो पैसा वहां पे यूज हो ही जाना है। तो हम क्यों ना सोचे कि कॉस्ट कम हो, काम करने का कॉस्ट, कोई भी काम हो उसके लिए जो कॉस्ट, जो खर्चा करना पड़ रहा है वो कम से कम क्यों ना हो। ये मैनेजमेंट ऑलवेज सोचते रहता है, और जिससे कि उनका असर फाइनली प्रॉफिट पे पड़ता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, if it is less, then profit is automatically going to increase। तो इसीलिए इसको हम बोले गए हैं कि ये मैनेजमेंट का एक टेक्निक है। पहले ही हमने ये थोड़ा बात यहाँ पे भी लिखा है, इट इज मैनेजमेंट मैथमेटिक्स, कि आप कैसे भी करके टाइम को मैनेज करवाइए, एम्प्लॉय से काम तो करवाइए ही, लेकिन टाइम को भी बराबर से कम टाइम यूज करवा के कराइए। भाई साहब आप लोग भी आपका होमवर्क कम टाइम में करने का प्रयत्न करते हो कि नहीं? बाकी का टाइम फिर आप लोग खेलने चले जाते हैं कि भाई चलो सर हम लोग मैनेज करेंगे, जो हमको होमवर्क मिला है भले वो 1 घंटे का होमवर्क हो, हम पौने घंटे में, आधे घंटे में कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। तो फिर बचे हुए टाइम पे हम खेलने जाएंगे, दूसरा कुछ काम करेंगे, यूज हो सकता है ना टाइम का, जरूरी है। आपको पॉकेट मनी मिलता है कॉलेज में जाने के लिए, रिक्शा में जा रहे हैं उससे जगह बस पे जा रहे हैं, उतना पैसा बचा रहे हैं, यू आर मैनेजिंग। So management leads to optimum utilization of resources. That resources may be your time, that resources may be your cost of production। ये पैसा बचेगा एक प्रकार से आपका प्रॉफिट पे असर करेगा। किसी भी तरह से हमारा पैसा जो हम बचा सकते हैं, समय भी बचा, वो एक प्रकार से मॉनेटरी सेविंग है। टाइम इज मनी। अब आप सोच लीजिए, मैं ये 17 घंटे में, एक मैनेजर है जिसने ये तीनों का काम दे दिया चलो, और उसको वो काम कंप्लीट करके मिला 17 दिन के बाद, तो भाई उसके अंडर ये एम्प्लॉय को 17 दिन का पगार चला जाएगा। और यहाँ पे जो मैनेजर है वो जो 12 दिन में काम करवा रहा है, तो अच्छी बात है, वो मैनेजर को हम अप्रिशिएट करेंगे कि भाई तुमने बराबर से इसको काम असाइन किया है, कि भाई कम टाइम में तुम काम करवा रहे हो, वेरी गुड। उसको मैनेजर को कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगा। तो मैनेजर की पोस्ट पे भी अपने आप में प्रोफेशनलिज्म होता है, उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि कैसे वो काम करवा के ले सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजर है खुद काम नहीं करने वाला है ना, वो तो असाइन कर रहा है, लेकिन उसको असाइन किसको कैसे करना, वो भी एक आर्ट है, देख रहे हो आप। तो भाई साहब इन जनरल
this particular topic now I have introduced कि जिसमें आपको क्या करना है, ये आपको ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया है. So little bit notes you take down regarding this. और इसके अंदर हम एक प्रॉपर मेथड सीखने वाले हैं. ये मैंने असाइनमेंट ऐसे ही करके आपको बता तो दिया है, लेकिन दिस इज नॉट द वे. ये एक मैंने ऑर्डिनरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई टॉपिक से आप रूबरू हो, एक जनरल आइडिया आपको आए, उस तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है. बट टू गेट दिस पर्टिकुलर आंसर, ये 12 दिन का आंसर हमको मिलना चाहिए. ये आंसर मिलने के लिए हमें से कोई ट्रायल एरर नहीं करने वाले हैं. देयर इज वन मेथड. That method we are going to use, and with that method we are definitely going to get final answers at 12 days, जो हमको डायरेक्ट मिलेगा, but by applying that method. तो मेथड क्या है, उसको कैसे हम अप्लाई करना है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो हम समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक डाउन सम नोट्स. पॉइंट नंबर 1, assignment technique is one of the fundamental optimization technique, optimization technique, or you can say method, in operations research, that we called as management mathematics. स्टूडेंट साथ में आप लिखते जाइए, प्रॉपरली नोट्स बराबर से बनाइएगा. ये एग्जाम्पल भी डिस्कस हुआ था, ये लिख लेंगे बराबर. ऑप्टिमाइजेशन का मैंने यहाँ मीनिंग भी बता दिया है. टू गेट द बेस्ट आंसर, हम लोग बोलते हैं ना, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो अच्छा यूज, उपयोग, बेस्ट, अच्छे तरह से हम कैसे उपयोग करते हैं. दैट वे हियर ऑल्सो कैसे हम वर्क को असाइन करेंगे अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से, ताकि हमारा जो रिसोर्सेज है एम्प्लॉय का, हम और अच्छे से उसको यूज कर सके, कम समय में उससे काम ले सके. पॉइंट नंबर 2, here we assign, here we assign numbers of origins to an equal number of destination at minimum cost or time, at minimum cost or time.
एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो असाइनमेंट ऑफ वर्क टू वर्कर्स। उसमें हर तरह का एग्जाम्पल आ गए। जो मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी का उदाहरण दिया, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम वो एम्प्लॉय को दिया जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है एम्प्लॉयज, तो वो वर्क है। और वर्कर को मतलब वो एम्प्लॉय को काम हमें असाइन करना है। देयर में बी एग्जाम्पल रिलेटेड टू assignment of jobs to machine। भाई साहब, फैक्ट्री में अलग अलग मशीन है, अलग अलग वर्कर को काम देना है, तो कौन से वर्कर को कौन से मशीन पे काम करने के लिए हम वर्क असाइन करें, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कि भाई हमें वो कम समय में काम करके देना चाहिए, मतलब हमारा समय बचाएगा, तो वो बचे हुए समय में हम और भी उसको एक्स्ट्रा काम, एडिशनल काम असाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हमको कॉस्ट का भी इंफॉर्मेशन दिया हो सकता है, जैसे कि असाइनमेंट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एट मिनिमम कॉस्ट। भाई साहब, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन करना है, तो कौन से बिल्डर को हम काम दें ताकि वो कम से कम कॉस्ट में हमको काम करके दें। हमारे को 5 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, एंड वी सिलेक्ट इन प्रॉपर वे दैट हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट मिनिमम आ सकता है। तो देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स, but in general, work is to be assigned to workers, job is to be assigned to machinery, etc. In this context, we can consider various example। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया, व्हाट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट इज टू गिव द वर्क, बिकॉज सभी काम करने का कुछ तो समय लगता है। हम उसको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमें कम से कम समय में काम करवाना है, और उसके हिसाब से कौन सा काम किसको दिया जाए, दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम जो मैनेजमेंट कर रहा है, जो मैनेजर के हाथों में है, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन लोग ये टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। सो इट इज अ फंडामेंटल optimization method we use in the operation research, and which gives you minimum answer। Students, now I am coming to the main part of this assignment topic, in which we use a particular method for assignment, and
This method of assignment is called as Hungarian method of assignment. Hungarian method of assignment. वैसा मैंने जो एग्जाम्पल आपके सामने जो डिस्कस किया उसमें मैंने मेरे कॉमन सेंस से वैल्यू को सिलेक्ट करके ये 12 डेज जो आंसर लाया है वो एक कॉमन सेंस के आधार पे मैंने ये कैलकुलेशन किया है, बट ये आंसर 12 डेज का क्या मिनिमम था वो मुझे पहले से मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने रैंडमली वैल्यू सिलेक्ट करके आंसर लाया। फिर मेरे को दूसरा चेक करके मैंने लिया कि भाई हाँ दूसरे और कोई ऑप्शन में मेरे को 12 डेज से कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ट्रायल एंड एरर वाले सिस्टम में आपको खुद को मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई ये आंसर तुम्हारा मिनिमम वाला है या इससे भी और मिनिमम आने वाला है कि क्या। बट देयर इज अ मेथड, Hungarian method, which enables you to have the minimum answer. ये मेथड आप फॉलो करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिनिमम ही है, ये इंश्योर हो जाता है। तो बस हमें ये मेथड यूज करना है। ये मेथड का प्रोसीजर क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। इसके कुछ स्टेप्स हैं ये ध्यान रखने हैं। सबसे पहले इसके जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर 1, that is we call it as row minimization. What is that row minimization? मैंने जो एग्जांपल लिया है ना स्टूडेंट्स, उसी को मैं साथ में सॉल्व करता हूँ ताकि आपको हर एक स्टेप कैसे अप्लाई करना है ये पता चले। स्टूडेंट, मेरे एग्जांपल का ये जो टेबल जो मैंने लिया है ये मेरा डेटा है। सो दिस इज माय डेटा, जिसके आधार पे मुझे ये हंगेरियन मेथड असाइनमेंट का फॉलो करना है। दिस इज योर डेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो पहला स्टेप यहाँ कैसे फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप ये क्वेश्चन के हिसाब से इसमें किस तरह से अप्लाई करना है। क्योंकि बात चल रही है रो मिनिमाइजेशन की, मतलब रो को देखना है। यहाँ मेरे पास 3 रो है और 3 कॉलम है। भाई साहब, हॉरिजॉन्टल जो है वो रो होते हैं, वर्टिकल जो है वो कॉलम्स होते हैं। 3 रो है, रो मिनिमाइजेशन। अच्छा बताइए, हर एक रो में मिनिमम वैल्यू कौन सा है? हर एक रो में मिनिमम वैल्यू कौन सा है? तो पहले रो में मिनिमम आंसर वैल्यू है 5।
दूसरे रो में मिनिमम है 2 और तीसरे रो में मिनिमम है 5। रो मिनिमाइजेशन का क्या मतलब यहाँ होगा, तो कि हर एक रो में जो मिनिमम वैल्यू है, हर एक रो में जो मिनिमम वैल्यू है उसको उसी रो के एलिमेंट में से माइनस करना है, उसी रो के एलिमेंट में से माइनस करना है। तो लेट मी कंसीडर दिस, इस स्टेप को मैं फॉलो करता हूं अभी। तो कि 7 5 9 ये पहले एलिमेंट, पहले रो के एलिमेंट है और मिनिमम एलिमेंट है 5। ये 5 को बाकी सभी एलिमेंट से, उसी रो के बाकी सब एलिमेंट से माइनस करना है। मतलब 7 माइनस 5, 5 माइनस 5 और 9 माइनस 5, ये आ गया हमको। उसी तरह से सेकेंड रो में भी वही करना है। सेकेंड रो में जो मिनिमम एलिमेंट है 2, उसको बाकी के एलिमेंट में से माइनस करना है। 2 को बाकी के एलिमेंट में से, उसी रो के बाकी के एलिमेंट में से माइनस करना है। 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2। Same for the third row. Minimum element is 5. You have to deduct 5 from other elements of that row. 5 minus 5 0, 6 minus 5 1 and 8 minus 5 3। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। क्या किया, तो कि हमने डिडक्ट मिनिमम एलिमेंट of each row from the elements of that respective rows। ठीक है, एंड ये पूरे एक्सप्लेनेशन को हम एक ही स्टेटमेंट में लिखते हैं, रो मिनिमाइजेशन। पूरा मतलब उसका कवर हो जाता है। जस्ट राइटिंग रो मिनिमाइजेशन इज सफिशिएंट। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप, आगे बढ़ेंगे। नाम है कॉलम मिनिमाइजेशन। भाई साहब, जो मैट्रिक्स मुझे मिला, मैट्रिक्स मतलब टेबल, जो मैट्रिक्स मुझे स्टेप नंबर फर्स्ट में मिला है, ये उसी का उपयोग मुझे करना है सेकेंड स्टेप के लिए, वन बाय वन। अभी ओरिजिनल क्वेश्चन को नहीं देखना है। अब जो टेबल मुझे मिला फर्स्ट स्टेप में, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे के स्टेप को फॉलो करना है। जैसे रो मिनिमाइजेशन था, अभी आप समझ रहे हो। कॉलम मिनिमाइजेशन क्या हो सकता है, तो डिडक्ट मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलम्स। उसी के कॉलम के रिस्पेक्टिव जो भी एलिमेंट्स है उसमें से माइनस करना है। अब आप बोलेंगे सर हर एक कॉलम में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो कि यहाँ 0 है पहले कॉलम में। कॉलम मतलब वर्टिकल देखना है। फर्स्ट कॉलम S1, सेकेंड कॉलम में मिनिमम वैल्यू भी 0 है और थर्ड कॉलम में भी मिनिमम वैल्यू 0 है। भाई साहब, इसका मतलब क्या हो गया, सभी कॉलम में से मैं 0 बाकी के एलिमेंट्स में माइनस करूंगा, तो 0 माइनस करने पे वही का वही आएगा कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मुझे सेम स्ट्रक्चर मिलेगा।
here I got the same matrix, same table, because मिनिमम वैल्यू 0 है और 0 माइनस करने पे सेम वैल्यूज मिलेंगे. So this is what column minimization. We can say deduct minimum element of each row, जिसके जैसा each column from the element of respective column, उसी कॉलम के बाकी के एलिमेंट में से माइनस करना है. दैट्स इट. अच्छा, ये स्टेप होने के बाद क्या पता चल रहा है? नोट स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दो स्टेप खत्म होने के बाद एट द एंड ऑफ द सेकेंड स्टेप हमें क्या पता चलना चाहिए? तो फर्स्ट स्टेप के एंड में हमको ये पता चलना चाहिए, रो मिनिमाइजेशन होने के बाद, ये टेबल में आप देखो तो हर एक रो में कम से कम एक जीरो आ जाना चाहिए. तो एज अ रिजल्ट वी गेट at least 1 0 in each row. भाई साहब, आप देख सकते हैं हर एक रो में एक रो मिनिमाइजेशन हुआ तो हर एक रो में एक जीरो आया ही है, कम से कम एक आना ही है. एटलीस्ट मतलब कम से कम. और कॉलम मिनिमाइजेशन हो जाने के बाद हमें यहाँ क्या कंक्लूजन मिलता है? वी गेट एटलीस्ट 1 0 in each column. भाई साहब, इतना कंफर्म होना है, ये नोट में मैंने लिखवाया है. दिस both the steps after completing we can notice this point. Now coming to the step number third, असाइनमेंट. अब हम असाइनमेंट का काम करेंगे. ओके, जो आपको स्टेप नंबर सेकंड में टेबल मिला है, एलिमेंट्स मिले हैं, वो एज इट इज लिख रहे हैं. भाई साहब, ये एज इट इज मैंने टेबल रिपीट कर दिया. मेन मुद्दा अभी शुरू होगा. करना क्या है भाई साहब? यहाँ हम असाइनमेंट का कार्यक्रम शुरू करेंगे. हियर वी स्टार्ट assigning values. Now how we are going to assign? We have to start assigning exactly 1 0 रो वाइज. क्या लिखा मैंने? हमें असाइन करना है किसको? जीरो को. मगर एक ही एग्जैक्ट जिधर जीरो है उसको, और वो भी रो वाइज, हर एक रो में देखते जाना है. अच्छा चलिए, फर्स्ट
फर्स्ट रो में हॉरिजॉन्टली देखो, फर्स्ट रो में कितने जीरो है, एग्जैक्टली 1 है कि नहीं, तो क्या है सर, एक से ज्यादा है ही नहीं। तो भाई साहब बस हमारा काम हो गया, जिधर एग्जैक्ट एक जीरो है, जो रो में एग्जैक्ट एक जीरो है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। नाउ टू असाइन वी यूज दिस टाइप ऑफ बॉक्स। और स्टूडेंट याद रखिए, जो एलिमेंट को, जो जीरो को आपने असाइन किया है, वो जीरो कौन से कॉलम में है, तो कि सर हमने ये जीरो जो असाइन करा है वो तो सेकंड कॉलम में है, तो उस सेकंड कॉलम को आपको इस तरह से कैंसल कर देना है। और जबकि ये पहला कैंसलेशन हुआ मेरा, आई एम गोइंग टू गिव हियर नंबर 1, मैंने एरो मारा है, कैंसलेशन किया है उसके ऊपर से, और उसको नंबर 1 इसलिए दिया क्योंकि सबसे पहला ये कैंसलेशन हुआ है। आई रिपीट, in this particular step of assignment we have to start seeing row wise. In order, there is first row, and what we have to assign, 0, having exactly 1 0. तो जैसे समझ लो, आगे कुछ एग्जाम्पल हम आगे बढ़ेंगे तो भी ऐसा भी होगा, माहौल मिलेगा आपको कि एक से ज्यादा जीरो है एक ही रो में, तो भाई साहब एक से ज्यादा जीरो है तो उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। अब रो वाइज आगे बढ़ रहे हैं तो रो वाइज के हिसाब से पहले फर्स्ट रो देखना, फिर सेकंड रो देखना, फिर थर्ड रो देखना, और है तो और आगे बढ़ते जाना। पहला रो देख के हो चुका, एग्जैक्टली एक जीरो था, ओके असाइन कर दिया। फिर क्या करना है, कैंसल दैट पर्टिकुलर कॉलम इन विच जीरो इज असाइंड। तो हमने किया ना, वही तो किया, जीरो जो असाइन हुआ है वो कौन से कॉलम में था, वो कॉलम को हमने कैंसिल कर दिया। भाई साहब यहाँ ये मेरी बात खत्म हुई, जो मैंने किया, जो स्टेप मैंने फॉलो किया वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, उतना बात मेरा कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते जाना है। अब ये मेरा पॉइंट रिपीट होगा, नेक्स्ट रो सेकेंड रो उसमें सेम चीज देखना है, क्या मेरे पास एग्जैक्टली 1 0 है क्या, तो क्या भाई 2 1 0। अब देखो जो मैंने ये कॉलम कैंसिल किया था उसमें ये 1 तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है ना, तो उसको कंसिडर नहीं करना, उसको देखना भी मत, क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है। तो अभी मेरे पास सेकेंड रो में कितने एलिमेंट है, तो फिर दो ही एलिमेंट है, 2 और 0, उसमें एग्जैक्टली एक जीरो है ना, तो क्या है, ये वाला जीरो है, सिलेक्ट कर लो। तो सिलेक्ट और असाइन, असाइनिंग मैंने लिखा ना वर्ड, असाइन एग्जैक्ट 1 0 रो वाइज, कैंसल कॉलम वाइज, असाइनमेंट रो वाइज, कैंसलेशन कॉलम वाइज। तो भाई देखो मैंने ये जीरो सिलेक्ट कर लिया, असाइन कर लिया, तो वो जीरो कौन से कॉलम में है, तो वो जीरो थर्ड कॉलम में है, वो थर्ड कॉलम को क्या कर दीजिए, कैंसल। ये सेकंड कैंसलेशन हुआ, इसलिए मैं नंबर भी लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ है। बस ये फॉलो करते हैं ना। अभी बचा कौन सा, तीसरा रो, रो वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा। नाउ इन थर्ड रो एग्जैक्टली एक जीरो है क्या, क्योंकि है, ये रहा तुम्हारा एग्जैक्टली एक जीरो भाई साहब। और वो जीरो कौन से कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में है, वो कॉलम को क्या कर डालिए, कैंसल कर डालिए। डन, 3 रो थे, तीनों 3 रो का काम हो गया। अब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा कि भाई मेरे पास कितने असाइनमेंट आ गए टोटल,
तो कि एक ये वाला 0 असाइन हुआ, एक ये वाला 0 असाइन हुआ और एक ये वाला हो गया, टोटल 3 असाइनमेंट आ गए। और हमारे पास 3 रो या आप बोलो 3 कॉलम, वो भी 3 ही है ना, 3 असाइनमेंट, 3 रो, 3 कॉलम। इसका मतलब ये हो गया हियर नंबर ऑफ असाइनमेंट्स is equals to number of rows और कॉलम इक्वल है। नंबर ऑफ असाइनमेंट भी 3 हो गए और रो और कॉलम की बात करो वो भी 3 है। इसका मतलब है therefore problem is ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट हो गया है अभी, मतलब इसमें और कोई हिसाब आएगा नहीं, ये असाइन किए हुए जो 0 है उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं बन सकता इस प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ऑप्टिमम बन चुका है, तो अब ऑप्टिमम आंसर ढूंढना है, दैट इज मिनिमम डेज। हमारा ये सॉफ्टवेयर का डेज में था ना इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑप्टिमम वैल्यू। कैसे जनरेट करेंगे, तो कि भाई हमने एम्प्लॉइज ए बी और सी, उसके साथ उसका जो काम है सॉफ्टवेयर बनाने का, इसको कौन सा काम असाइन करा है हमने वो लिखेंगे और उसमें कितने डेज स्पेंड करने वाले हैं वो हम लिखेंगे, सो दैट वी कैन हैव टोटल। सो here look at the last table in the last third step। ए एम्प्लॉय को हम ये असाइन जो 0 किया है, मतलब ये 0 जो असाइन हुआ है इसका मतलब है सॉफ्टवेयर नंबर सेकंड उसको असाइन करने वाले हैं। तो ए के लिए सॉफ्टवेयर नंबर S2, ओके, ए के लिए सॉफ्टवेयर नंबर S2। देन बी एम्प्लॉय के लिए कौन सा असाइन हुआ, ये 0 असाइन हुआ है ना, तो हो गया है उसके सामने सॉफ्टवेयर नंबर थर्ड, सॉफ्टवेयर नंबर थर्ड, मतलब बी को हम थर्ड सॉफ्टवेयर देंगे। और सी एम्प्लॉय के लिए उसको हमें देना है, ये असाइन किया हुआ 0 है, मतलब ये है सॉफ्टवेयर नंबर 1, ये हो गया सॉफ्टवेयर नंबर 1, तो सी को हम देंगे सॉफ्टवेयर नंबर 1। भाई साहब अलोकेट हो गए हैं, काम का असाइनमेंट हो चुका है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो काम मैनेजमेंट ने असाइन किए हैं एम्प्लॉयज को, क्या उससे कितना समय या कितना दिन मिनिमम लगने वाला है। दैट मीन्स उसका आपको ओरिजिनल क्वेश्चन जो था, जो ये टेबल हमको क्वेश्चन में दिया है उसका उपयोग करना है। क्योंकि ए के सामने मैंने क्या लिखा है, ए के सामने है S2, तो फिर जरा देखो तो क्वेश्चन में ए का S2 का ऑब्जर्वेशन क्या है, तो फिर 5, तो फिर उसके सामने 5 लिख लीजिए। बी के सामने है S3, तो कि बी का S3 मतलब ये है एलिमेंट 2, 2 डेज। और सी के सामने S1, उसका इंफॉर्मेशन में देखिए सी का S1 मतलब 5 days, and if you total this you will get total 12 days। as a result this is your minimum time considered। स्टूडेंट ये जो टेक्निक से हमने 12 डेज आंसर लेके आया, दिस टेक्निक इज इंपॉर्टेंट। हम वो ट्रायल एरर करके आंसर नहीं लेके आना है, वो एक समझने के लिए मैंने ऐसा आपके सामने स्टाइल लेके आया, लेकिन रियलिटी में जो आंसर लाना है उसके लिए ये मेथड फॉलो करते जाना है।
and if you are applying this method and whatever the answer you are getting, ये आपको समझ के चलना है कि ये मेरा मिनिमम टू मिनिमम वाला आंसर है, इससे कम हो नहीं सकता. So it is called optimization technique, जहां हम टाइम को, कॉस्ट को, एक्सेट्रा जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे कोई पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, मिनिमम हो ये हम चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस के एंगल से ये फायदेमंद है. अप्रोच हमारा सीधा है, टू गेट more profit by way of reducing the cost, by way of reducing the time factor. तो इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें नो डाउट बहुत सारे वेरिएशंस हमको देखने हैं. ये एक सिंपल प्रॉब्लम आपके सामने मैंने रखा है. इसमें असाइनमेंट का हंगेरियन मेथड कैसे हम यूज कर रहे हैं, उसकी जो स्टेप्स का मैंने जो डिस्कशन किया है, उसमें कुछ स्टेप्स आपने जो देखे हैं, इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं. तो ये स्टेप्स के साथ ये प्रॉपरली आप एक्सप्लेनेशन जो मैंने बाजू में लिखा है वो भी आप नोट डाउन करके रखना. ये पूरा एग्जाम्पल हुआ है आपके सामने. तो स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक एग्जाम्पल लिया है मैंने. देन वी विल डिस्कस वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, और उसके मेथड को भी मुझे थोड़ा डिस्कशन में लेना है, जहां पे भी वो क्वेश्चन में वेरिएशन आएगा, मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा इस तरह से एग्जाम्पल लेके, और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाएंगे. बट अभी तक और बहुत सारे टाइप्स का डिस्कशन मेरा लेना मुझे बाकी है. सो यू ट्राई टू रिवाइज दिस स्टेप्स, एंड एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टेप्स को फॉलो करना है, कोई भी ऑर्डर में आगे पीछे नहीं हो जाना है. So students, here we are ending this session by introducing this first particular part, that is assignment, where we have discussed Hungarian method, how assignment is done with the help of this particular method, और उसके कुछ स्टेप्स हमने देखे एग्जाम्पल के साथ. ये आप रिपीट करिएगा और एक बार खुद भी आप सॉल्व करिएगा. ये उसका क्वेश्चन है, और इसके बाद इस स्टेप्स को मैंने फॉलो किया है. स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन मैंने राइट हैंड साइड में इसमें लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट. थैंक यू.